जय हिंद। आज हम जानेंगे कोशिका के बारे में। ठीक है, समझते हैं ध्यान से कोशिका क्या है और कोशिका का क्या क्या काम है। ओके, समझते हैं ध्यान से। देखिए कोशिका ओके, पहले कोशिका को समझिए। कोशिका का खोज कौन किया था, कोशिका कैसा दिखता है, तो पहले कोशिका को हम दिखा देते हैं। ठीक है, कोशिका आपका है ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? ऐसा। ठीक है, ढक्कन टाइप लगा है ना, पूरा ढक्कन है, ढक्कन के अंदर क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से कोशिका दिखता है। और कोशिका के अंदर कौन कौन व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग के घर में फैमिली होते हैं ना, फैमिली में सबका नाम होता है ना, तो वैसे कोशिका के अंदर जो व्यक्ति रहा करते हैं उसका भी नाम होता है। उस व्यक्ति का क्या क्या नाम होता है वो हम जानते हैं। जैसे कि एम का मतलब क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। एम का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, आर का मतलब क्या हो गया? राइबोसोम। ये सब क्या है? कोशिका के अंदर इसका फैमिली है। ओके, सबका अपना अपना काम होता है। ओके, एल का मतलब क्या हो गया? एल का मतलब हो गया लाइसोसोम। एल का मतलब लाइसोसोम हो गया। ओके, जी का मतलब क्या हो गया? जी का मतलब हो गया गोल्जी बॉडी। जी का मतलब गोल्जी बॉडी। ओके, ई आर का मतलब क्या हो गया? ई आर का मतलब हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सी का मतलब क्या हो गया? ये जो है ना, ये सी है। ओके, सी का मतलब क्या हो गया? सी का मतलब हो गया सेंट्रोसोम। सी का मतलब हो गया सेंट्रोसोम। ओके, भी का मतलब क्या हो गया? भी का मतलब हो गया व्हीकल्स। भी का मतलब क्या हो गया? व्हीकल्स। ठीक है, जिसे बोलते हैं राजधानी। ओके, इस तरह से कोशिका का ये सब क्या है? तो फैमिली है। ओके, अब जो है सब फैमिली में सबका मेंबर होता है, तो इसका ये मेंबर है, तो क्या क्या काम है इस सब मेंबर का? इस फैमिली जो इसका है, इस सब का अपना अपना एक काम होता है। ठीक है, सबको काम बांट दिया गया है। ठीक है, कि तुम रक्त सप्लाई करो, या फिर तुम खाना बनाओ, या फिर तुम प्रोटीन बनाओ। इस तरह से सबको काम बांट दिया गया है। तो समझते हैं ध्यान से। ठीक है, आप समझते हैं। और पहले हम कोशिका को देख लेते हैं, कोशिका का खोज कौन किया था। ठीक है, कोशिका को तुम दिखा दिए, अब कोशिका के खोज के बारे में जानते हैं। देखिए कोशिका का जो खोज किया था ना, कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, वो वैज्ञानिक का क्या नाम था? रॉबर्ट हुक था। और रॉबर्ट हुक ने जो खोज किया था, यह कोशिका का खोज किया था, लेकिन ये मृत कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक क्या किया था? मृत कोशिका का खोज किया था। मरा हुआ कोशिका निकाला था। ये जो खोजा था ना, मरा हुआ कोशिका था। ठीक है, और अगला जो वैज्ञानिक आया वो किया था जीवित कोशिका की खोज। वो क्या किया था? जीवित कोशिका की खोज किया था। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो उस वैज्ञानिक का नाम था लुवेनहोक। ठीक है, लुवेनहोक आया तो वो जीवित कोशिका का खोज कर दिया था। ठीक है, और रॉबर्ट हुक जो है वो मृत कोशिका का खोज किया था। ठीक है, मृत चीज़ को आप हुक लगा के फंसाते हैं ना, और फंसा के निकाल के उसको बाहर फेंक देते हैं। तो रॉबर्ट हुक से मृत कोशिका का खोज किया था, और लुवेनहोक जीवित कोशिका का खोज किया था। इस तरह से आपका कंसेप्ट और कंटेंट क्लियर हो गया होगा। ओके, आप समझते हैं आगे रॉबर्ट ब्राउन क्या किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन किया था न्यूक्लियस का खोज। रॉबर्ट ब्राउन क्या किया था? न्यूक्लियस का खोज। कैसा न्यूक्लियस? देखिए बीच में जो है ना एन, ये है न्यूक्लियस, जिसे बोलते हैं कोशिका का ब्रेन, पावर ऑफ ब्रेन। कोशिका का पावर ऑफ ब्रेन किसे बोलते हैं? न्यूक्लियस को बोलते हैं। इसे हिंदी में बोला जाता है केंद्रक। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझते हैं। अब देखते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, आगे क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का क्या काम है? तो माइकोप्लाज्मा जो होता है, कोशिका सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे पूछ लिया तो क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। ओके, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। पूरा विश्व में अगर सबसे छोटी कोशिका बोलेगा तो माइकोप्लाज्मा ही होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है? तो सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, तो ये हो गया ऑल ओवर इंडिया में, भारत में, पूरा विश्व में, ये ऑल ओवर देख लिए। बड़ी बोलेगा तो विश्व में तो शुतुरमुर्ग का अंडा, छोटा बोलेगा तो माइकोप्लाज्मा। ये तो हो गया ऑल ओवर इंडिया और भारत, और ये जो भी ले लीजिए विश्व में। ठीक है, लेकिन शरीर में अगर बोल दिया तब, तो शरीर में समझिए, शरीर में अगर सबसे छोटी कोशिका बोल दिया, हम लोग के शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? तो वो होता है स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म होता है। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। ये सबसे छोटी कोशिका होती है जो हमारे शरीर में होता है। ओके, अब आगे होता है बड़ी। हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या हो गया? तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो होता है ओवम। क्या होता है? ओवम।
ओवम को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाणु। ओवम को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाणु। ठीक है, अंडाणु बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब तंत्रिका तंत्र की कोशिका समझते हैं। तंत्रिका तंत्र की कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका बोल दिया था, तो क्या बोलेंगे? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तो ये तो समझ गए हम ऑल ओवर क्या क्या कोशिका है और कोशिका कौन कौन होते हैं और विश्व में कौन है, शरीर में कौन है, सारा कोशिका देख लिए। अब एक ग्रंथि होता है, ठीक है, ग्रंथि समझते हैं। ग्रंथि बोल दिया तब, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोल दिया तब क्या बोलेंगे? तो बोलिएगा यकृत। क्या बोलेंगे? यकृत। इंग्लिश में क्या? इंग्लिश अगर बोलेगा तो इंग्लिश में बोलिएगा लीवर। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। दूसरी ग्रंथि बोलेगा तो अग्नाशय होता है, तो वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल इसको यहाँ तक निपटाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कोशिका के अंदर जो जो मेंबर था उसको एक एक करके निपटाने का प्रयास करते हैं। ओके, समझते हैं ध्यान से। तो पहले हम देखते हैं जीव द्रव के बारे में। अब देखिए जीव द्रव क्या है, तो कोशिका के अंदर ये जो है ना चिपचिपा पदार्थ, ये सब जो है ना पदार्थ, इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। ठीक है, जीव द्रव। जीव द्रव, ये तो कोशिका के अंदर जो जीव द्रव होता है ना, ये कितना % होता है? तो ये होता है 95%। कितना होता है? 95%। अब बोलेंगे जीव द्रव का क्या काम है? तो जीव द्रव का काम क्या है? जीव द्रव का काम ये है कि एक दूसरे को टकराने से रोकता है। ठीक है, एक तरह से लिक्विड है जो सबको बांध कर रखा है। इसको यही साइड में रखा है, इसको यही साइड में रखा है, इसको यही साइड में रखा है। अगर ये लिक्विड निकाल देना तो ढनमना जाएगा ऐसे करके। ठीक है, ढन 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 करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे से टकरा जाएगा, एक दूसरे से टकरा जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा इस तरह से। तो ये लिक्विड कहीं ना कहीं जो है ना बचाता है। तुम यहाँ है, तुम यहीं रहेगा, तुम यहाँ है, तुम यहीं रहेगा। अगर राइबोसोम यहाँ है तुम, तो यहीं रहेगा। तो ये सब जो है रोक के रखता है लिक्विड। ओके, इसलिए एक वैज्ञानिक आया था, वो क्या बोला था पता है? कोशिका को, कोशिका के जीव द्रव को, कोशिका जो है मतलब एक देखिए वैज्ञानिक का नाम था, ये वैज्ञानिक क्या बोला था कि जीवन का भौतिक आधार, कोशिका में जीवन का भौतिक अगर आधार है ना तो द्रव है। और ये किस वैज्ञानिक ने ये बात बोला था? तो वैज्ञानिक ने बोला था ये बात, तो हक्सले नाम का एक वैज्ञानिक था, हक्सले। ठीक है, भौतिक आधार है, किसने बोला था? हक्सले बोला था। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पर, या हक्सले, हक्सले नाम का वैज्ञानिक था, यही बोला था कि जीव द्रव जो है ना कोशिका के अंदर, जीव द्रव है जीवन का भौतिक आधार है, क्योंकि कोशिका तो हम लोग के शरीर में ही होता है ना। इस तरह से वैज्ञानिक बोला था। तो जीव द्रव कितना % होता है? 95% होता है। नामांकन किसने किया था जीव द्रव का? नामांकन नाम किसने दिया था? तो पुरकुंजे नाम दिया था। ठीक है, और वैज्ञानिक क्या बोला था हक्सले कि कोशिका में जीव द्रव जो है जीवन का भौतिक आधार है, ये बताया था हक्सले नाम का वैज्ञानिक। ठीक है, अब समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एम का मतलब क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या क्या काम है वो हम देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं हिंदी में सूत्रकणिका। ठीक है, इंग्लिश नहीं देगा तो हिंदी में आप समझ सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका। अब इसका काम क्या है? तो अब इसका काम क्या है? तो इसका काम समझते हैं, लेकिन इससे पहले जो है इसका खोज कौन किया था वो देख लेते हैं। तो इसका खोज किया था अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने। अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने, आप लोग पढ़े होंगे अल्टमैन। ठीक है, लेकिन अल्टमैन से पहले कर दिया था अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने। ये कब किया था? तो ये किया था 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने कब किया था? 1886 में किया था। अब वो किया नहीं था, देखिए क्या बोला था उसके बारे में। देखिए 1857 में कौन किया था? अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने। लेकिन रिचर्ड अल्टमैन क्या किया था? इसके द्वारा जो है, इसके द्वारा इसका नाम बायोब्लास्टस, जिसे हिंदी में बोलते हैं जीवन कीटाणु, रखा गया था। किसके द्वारा? अल्टमैन के द्वारा। और अल्टमैन कब रखा गया था इसका नाम इसके द्वारा? तो 1886 में। तो कहाँ 1886, कहाँ 1857? तो पहले प्राथमिकता किसे देंगे? जो पहले खोजता है। तो खोजा कौन था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया था? तो अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने किया था। लेकिन बहुत कम लोग जो है इसका नाम जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऑक्सीशोषण करना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऑक्सीशोषण करना। अब ऑक्सीशोषण कैसे करता है उसे समझते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीशोषण को समझिए। जैसे कि
चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे हम कि ऑक्सीजन कैसे करता है। फिलहाल थोड़ा थोड़ा ऊपर बोल देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब गैस लेके जाता है आरबीसी, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन जब लेके जाता है आरबीसी, मतलब क्या, रेड ब्लड कनिकाएं, मतलब आरबीसी जो है ऑक्सीजन जब लेके जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन का काम कर देता है, मतलब एक्सचेंज कर देता है, ठीक है, ऑक्सीजन को CO2 में बदल देता है, ठीक है, ऑक्सीजन को CO2 में बदल देता है, इस तरह से एक्सचेंज कर देता है। तो वही जो है ना ऑक्सीजन करने के द्वारा, ऑक्सीजन करने के प्रोसेस के द्वारा जो है 38 ATP का निर्माण होता है। 38 ATP का निर्माण करके उसके बाद एक ग्लूकोज बना देता है। किस प्रक्रिया के द्वारा, ऑक्सीजन प्रक्रिया के द्वारा। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक तरह से फैक्ट्री है। माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह से फैक्ट्री है। जैसे गेहूँ पिसाने के लिए आप जाते हैं ना, तो कैसे गेहूँ देते हैं तो आप आटा बना देता है, वो पीस के देता है ना, तो उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन लेके जाता है तो वो क्या करता है, एक्सचेंज कर देता है, और एक्सचेंज करके CO2 बना देता है, CO2 बना देता है 4%, ठीक है। ऑक्सीजन जब उसके पास लेके आता है 21%, ऑक्सीजन जो है ना 17% ही छोड़ता है, ठीक है, और CO2 जो है 4% बना देता है, ठीक है। तो इस तरह से बनाने के बाद जो है 38 ATP का निर्माण होता है। फिर 38 ATP बराबर जो है एक ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज मुझे क्या देता है, तो वो ग्लूकोज मुझे देता है ऊर्जा। क्या देता है, ऊर्जा देता है। जिस ऊर्जा की वजह से अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं, तो कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, ठीक है, ये सब क्या है, ऊर्जा की वजह से होता है, तो आप याद रख सकते हैं, ओके। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस, ठीक है। ऐसे ये मत समझिएगा कि पावर हाउस मतलब बिजली में अगर पावर हाउस बोलेंगे तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर गया तो हम तक बिजली नहीं पहुंच पाता। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पावर हाउस कौन होता है, तो वो होता है कोशिका के अंदर पावर हाउस, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ओके। तो 38 ATP बराबर एक ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज मुझे क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक दीवार होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या बोला गया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को बोला गया है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोला गया है, ओके। अब समझते हैं ध्यान से। अब देखते हैं हम लोग राइबोसोम के बारे में। अब जो है हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसे तो हम निपटा लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या काम है। अब हम राइबोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। राइबोसोम का क्या काम है, तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है, ओके। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करता है। और राइबोसोम का अगर खोज बोल दिया आपसे तो कौन किया था, तो राइबोसोम का जो खोज किया था वो पैलेट नाम का वैज्ञानिक किया था राइबोसोम की खोज, ओके। और प्रोटीन की फैक्ट्री भी इसे बोला गया है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला गया है, ओके, याद रखिएगा। राइबोसोम ने दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं 70X, एक होते हैं 80S। एक होते हैं 70X, एक होते हैं 80S, ठीक है। अब 70X किस में होता है और 80S किस में होता है। एस का मतलब हो गया सेंटिमेंट्रेटरी, इस तरह से आप देखिएगा, ठीक है, इस तरह से लिखा गया है। तो 70S किस में होता है, तो 70S होता है जीवाणु में। 70S किस में होता है, जीवाणु में, ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, जिसे क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। और 80S होता है हम लोग में, जिसे बोलते हैं यूकैरियोटिक। 80 किस में होता है, हम लोग में होता है, ठीक है। अब 70S 80S अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। 70S मतलब प्रोकैरियोटिक। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक होता है ना। तो ये जो होता है ना, जिसे हम नहीं देख पाते हैं नंगी आँखों से, जिसे देखने के लिए हमें कहीं ना कहीं कोई मशीन का उपयोग करना पड़ेगा। सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए क्या करते हैं ना, हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सब चीज़ को हम ऐसे नंगी आँखों से नहीं देख पाते हैं। तो वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, वो आएंगे
प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आएंगे, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आएंगे, जिसे बोलते हैं 70S, जिसे क्या बोलते हैं 70S, ठीक है। 70S किस में आएंगे, तो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आएंगे। इसे ना हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। और 80S हम लोग आते हैं, ठीक है, हम लोग आते हैं, जैसे कि पेड़ हो गया, पौधे हो गया, इसे तो हम नंगी आंखों से देख सकते हैं ना, वो पेड़ हो गया, वो पौधा हो गया, वो वृक्ष हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आते हैं यूकैरियोटिक के अंतर्गत। यू जिसे देख लेंगे उसी को ना बोलेंगे हम, यू उंगली दिखाएंगे, ठीक है। ये सब आते हैं यूकैरियोटिक के अंतर्गत, और इसे जो है 80S के अंतर्गत रखा गया है। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं 70S, एक होता है 80S, ठीक है। इस तरह से आप रख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे व्हीकल्स का क्या काम है। तो व्हीकल्स जो होता है इधर एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। राइबोसोम जो होता है ना, इस तरह से प्रोटीन बनाता है, याद रखिएगा, प्रोटीन 70S और 80S बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जीवाणु में होता है 70S और हम लोग में होता है 80S। तो ये सब प्रोटीन राइबोसोम जो है इस तरह से बना के अपना करता है, ठीक है। तो दो तरह का होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो व्हीकल्स देखते हैं आप, व्हीकल्स क्या होता है, तो रसधानी, क्या बोलते हैं, रसधानी। रसधानी का मतलब क्या हो गया, भी का मतलब क्या हो गया, रस। व्हीकल्स इसका क्या काम है, तो इसका काम है, देखिए कहाँ है व्हीकल्स, ये है ना व्हीकल्स का क्या काम है, तो व्हीकल्स का काम है जल को अवशोषित करना, जल को स्टोर करना। आप अगर पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ जाएगा, व्हीकल्स कहीं ना कहीं स्टोर रखता है ना, शरीर के अंदर स्टोर रखता है। यही जल को अवशोषित करने का काम कौन करता है, व्हीकल्स। इसे हिंदी में बोलते हैं रसधानी, रखने वाला थैला, ठीक है, रसधानी। ओके, याद रखिएगा। अगर व्हीकल्स अगर आपका डिस्टर्ब हो जाएगा ना, व्हीकल्स अगर डिस्टर्ब हो गया तो आपको जानते हैं क्या हो जाएगा, आपको डायरिया हो जाएगा। डायरिया जब होता है ना तो शरीर का पानी नहीं गिरने लगता है, ठीक है, शरीर का पानी गिरने लगता है। आप लोग समझदार हैं, ठीक है। जब पेट खराब होता है तो कैसे लोग दौड़ता है, तो समझ रहे हैं ना, खाली पानी ही निकलता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ओके, आगे तो पूरा जो है डायरिया में पेट खराब हो जाता है, ठीक है, मतलब लूज मोशन बोल सकते हैं जिसे आप। तो यही व्हीकल्स जो है डिस्टर्ब हो जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं गोल्जी बॉडी कौन, ये गोल्जी बॉडी। ओके, तो गोल्जी बॉडी काम क्या है समझते हैं। इसका काम है ऊर्जा का परिवहन करना। गोल्जी बॉडी का क्या काम है, ऊर्जा का परिवहन करना। कहने का अर्थ समझिए, ठीक है। हमारे मुंह तक ऊर्जा पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, तो यही गोल्जी बॉडी। हमारे मुंह तक ऊर्जा पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, गोल्जी बॉडी। किसी को यहाँ से हमको फैट मारना है तो ये हमारे हाथों में ऊर्जा कौन दिया लाके, तो गोल्जी बॉडी। ओके, तो ऊर्जा को परिवहन करने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। दौड़ रहे हैं उसके पैरों में ऊर्जा देगा, दौड़ रहे हैं तो उसके पैरों में ऊर्जा देगा, हाथ से किसी को मार रहे हैं तो उसके पैरों में ऊर्जा देगा, पढ़ा रहे हैं तो हाथों में ऊर्जा देगा। तो सारा ऊर्जा को पहुंचाने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं आगे। तो ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, गोल्जी बॉडी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ER, ठीक है, ER मतलब कि ई वाला ER, ठीक है। अब ER देखते हैं। ER का मतलब क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे बोला गया है कोशिका का कंकाल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल बोला गया। आपसे पूछेगा कोशिका का कंकाल किसे बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल बोलते हैं, ठीक है। और इसका काम मुख्य रूप से क्या है, तो कोशिका को खड़ा रखने का काम करता है। जैसे कि हम खड़ा हैं, कंकाल का अर्थ क्या हो गया, हड्डी उड्डी हो गया। हड्डी किसी का टूट जाता है, पैर का हड्डी अगर टूट गया तो क्या खड़ा हो पाएगा सही से, वो नहीं हो पाएगा। तो वही जो है कोशिका का कंकाल बोला गया है। कोशिका को सही रखने में, खड़ा रखने में कौन मदद करता है, तो यही करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कोशिका का कंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला गया है। ओके, ये ना दो प्रकार का होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। स्मूथ जो होता है, स्मूथ में किसका निर्माण होता है, तो स्मूथ का निर्माण होता है फैट। स्मूथ से फैट का निर्माण होता है, इसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। फैट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता ही है, ठीक है। तो स्मूथ से वसा का निर्माण होता है और रफ से प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है, प्रोटीन बनता है। स्मूथ से
फैट बनता है और रफ से प्रोटीन बनता है। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, रफ से प्रोटीन बनता है। अब समझते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कौन हो गया? तो ये हो गया सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम ये हो गया। ओके, अब सेंट्रोसोम को समझते हैं। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम को हिंदी में बोला गया है तारक का। ओके, और इसका खोज कौन किया था? बोबेरी नाम का वैज्ञानिक किया था। सेंट्रोसोम का खोज कौन किया था? बोबेरी नाम का एक वैज्ञानिक था, वही सेंट्रोसोम का खोज किया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसका काम समझते हैं। इसका काम क्या है? कोशिका का विभाजन करना, कोशिका का विभाजन करना। ओके, सेंट्रोसोम का काम है कोशिका का विभाजन करना। अधिक कोशिका का विभाजन कैसे हो गया? जैसे मेरा हाथ हो गया, ठीक है, हाथ मेरा ऐसे कट गया, हाथ मेरा ऐसे कट गया, तो कट गया तो इसको जोड़ने का जो काम करेगा कौन करेगा? सेंट्रोसोम करेगा। हाथ टूट गया, इसको जोड़ने का काम कौन करेगा? सेंट्रोसोम करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कोशिका का विभाजन कौन करता है। सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न जिसे बोलते हैं, या कोशिका विभाजन बोलिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल डिवीज़न। सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न और कोशिका विभाजन जो होता है वो किस में होता है? मानव शरीर में अगर बोल दिया सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न किस में होता है, तो यकृत में होता है। सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न यकृत में होता है। ठीक है, ओके, और सबसे कम सेल डिवीज़न तो माइंड, तंत्रिका तंत्र में होता है। सबसे कम सेल डिवीज़न ब्रेन में। ओके, याद रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे नॉर्मली अगर देखेंगे तो छिपकली के पूंछ में जो है ज़्यादा सेल डिवीज़न होता है। कभी कभी देखते होंगे छिपकली को पकड़ते होंगे तो जब कभी कभी ना छिपकली का पूंछ कट के ना गिर जाता है, तो छिपकली क्या बोलती है? रख लो, हम दूसरा तैयार कर लेंगे, क्योंकि उसको विश्वास है कि मेरा सेल डिवीज़न जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दूसरा बना लेंगे हम पूंछ, इस तरह से। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया होगा सेंट्रोसोम का क्या काम है। ठीक है, इसका खोज किया था बोबेरी नाम का वैज्ञानिक। ठीक है, इसका काम है कोशिका का विभाजन करना। ओके, अब देखते हैं लाइसोसोम। क्या देखते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम मतलब लो को देखते हैं, मतलब लो मतलब लाइसोसोम। लाइसोसोम का जो खोज किया था डी डुबे ने किया था। कौन किया था? डी डुबे ने किया था। डी डुबे ने, वैज्ञानिक ने लाइसोसोम का खोज किया था। कब किया था? तो 1958 में किया था लगभग। देख लीजिएगा, लुसेंट के अकॉर्डिंग बोले हम। ओके, डी डुबे ने किया था। ओके, इसका काम क्या है? इसका काम है साफ सफाई करना। कोशिका के अंदर कोई कोशिका मर गया, कोई कोशिका अगर मर गया, ठीक है, कोशिका तो बहुत सारा होता है, तो कोई कोशिका अगर मर जाता है तो कोशिका को साफ सफाई का जो काम करता है ये लाइसोसोम का काम है। साफ सफाई का काम करता है कौन? लाइसोसोम करता है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर जो है होता है, क्या होता है? तो जल अपघटक एंजाइम होता है। जल अपघटक एंजाइम होता है किसके अंदर? कोशिका के अंदर जो होता है जल अपघटक एंजाइम होता है इसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर। लाइसोसोम अगर गुस्सा हो जाएगा ना तो ये क्या करता है? अपने आप को ही छाती फाड़ देता है। इसके अंदर क्या है? जल अपघटक एंजाइम है। अगर इसके जल अपघटक एंजाइम अगर किसी को छू भी लिया ना तो उसको जला के भस्म कर देगा। तो कभी कभी देखते होंगे अगर ऐसे हाथ कट गया, या फिर ऐसे हाथ कटने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा मतलब कि जैसे कि चोट लगा या हाथ कटा, ठीक है, तो या फिर हाथ देखते हैं कभी कभी काला हो जाता है। ठीक है, हथौड़ी से अगर ठोक रहे हैं कोई चीज़ तो कभी चोट लग जाता है हाथ में चोट लग जाने से क्या होता है? हाथ काला हो जाता है। लेकिन कुछ दिन के बाद देखेंगे वो ठीक हो जाता है। तो वे क्या करता है? साफ सफाई, आपका जो मरा हुआ कोशिका था ना उसको साफ करके नया बना दिया। इसका काम कौन करता है? तो लाइसोसोम का काम है साफ सफाई करना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, आगे क्या है? आगे है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? तो न्यूक्लियस को बोला जाता है कोशिका का ब्रेन। आप समझते हैं ध्यान से, जैसे कि लाइसोसोम काम किया तो इसको ऑर्डर देने का जो काम करता है ना, ऑर्डर, ये आयन जो है ना ये आदेश देता है। क्या देता है? आदेश। इस सबको आदेश देता है, लाइसोसोम को और राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया, वेहिकल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस सबको आदेश देने का जो काम करता है ना ये न्यूक्लियस करता है। कहने का अर्थ ये हो गया, ये पूरा घर का मुखिया ये हो गया। हमारे घर का जो मुखिया होता है कौन होता है? मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, इस तरह से होते हैं ना। तो इसी तरह से कोशिका का जो मुखिया होता है ना ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस यही सबको आदेश देता है कि तुम ये चीज़ करो, तुम वो चीज़ करो। ठीक है, नहीं बहुत जो है ना, जैसे कि गोल्जी बॉडी काम नहीं करेगा, उड़ जाने पहुँचाएगा ये, तो लाइसोसोम का ऑर्डर देगा, लाइसोसोम तुम ऐसा करो, इसके ऊपर जो है थोड़ा सा जल अपघटक एंजाइम छिड़ दो। अगर ये छिड़ दिया तो क्या हो जाएगा? गोल्जी बॉडी बन जाएगा। और गोल्जी बॉडी जब मर जाएगा फिर अपना से फिर से तैयार कर लेगा ये अलग से। तो ऑर्डर देने का जो काम करता है ना ये न्यूक्लियस करता है।
ओके। और न्यूक्लियस का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन क्योंकि केंद्रक ब्राउन कलर का ही होता है। जैसे कि आम कभी खाए होंगे आप, तो आम के अंदर क्या निकलता है? गुठली निकलता है। गुठली को जब पूरा चीर के फाड़ के निकालेंगे अंदर बिया निकलेगा। कैसा रहता है वो बिया? ब्राउन कलर रहता है। तो वही केंद्रक है। इसी तरह से बीच में जो होता है, बीच में है ना केंद्रक, तो केंद्रक होता है बीच में। तो समझ में आ गया होगा। तो केंद्रक का खोज कौन किया था? जिसे बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसी ने केंद्रक का खोज किया था। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा कंटेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा, और भी अच्छे तरीक़ा से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा कंटेंट आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू।